मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बैन। बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक अर्ध अनुबंध, जिसको हम क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यह अर्ध अनुबंध इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत एक विशेष प्रकार का अनुबंध है। अब इसकी हम अर्थ एवं परिभाषा और इसका परिचय का अध्ययन करते हैं। सामान्यतः अनुबंध पक्षकारों द्वारा किए जाते हैं तथा पक्षकारों द्वारा ही अपने आपसी अधिकार एवं दायित्व निर्धारित किए जाते हैं, किंतु कुछ अनुबंध ऐसे भी होते हैं जो पक्षकारों द्वारा नहीं किए जाते हैं, बल्कि कानून एवं न्यायालय द्वारा उन पर थोपे जाते हैं। पक्षकारों के दायित्व एवं अधिकार भी उसी कानून द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। ऐसे अनुबंध कानून से जन्म लेते हैं। अतः अनुबंध अधिनियम में ऐसे अनुबंधों को अनुबंध द्वारा उत्पन्न संबंधों के समान कुछ संबंध अथवा अनुबंधों के समान ही कुछ अनुबंध कहा गया है। इंग्लैंड तथा रोम में इन्हें अर्ध अनुबंध के नाम से जाना जाता है। पोलक ने ऐसे अनुबंध को रचनात्मक अनुबंध कहकर पुकारा है। कुछ इन्हें कल्प अनुबंध के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु ऐसे अनुबंध अर्ध अनुबंध के नाम से ही बहुतायत लोगों द्वारा जाने जाते हैं। अब इसकी अर्थ देखते हैं। वस्तुतः अर्ध अनुबंध पक्षकारों पर कानून द्वारा थोपा गया अनुबंध है। कानून ऐसा समता के सिद्धांत के आधार पर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जाना चाहिए। अर्ध अनुबंध की परिभाषा दी है डॉक्टर डेवंस के अनुसार। उनके अनुसार अर्ध अनुबंध एक स्थिति है जिसमें कानून नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर किसी व्यक्ति पर दायित्व थोपता है, जो वास्तविक अनुबंध की तरह ही उत्पन्न होता है, जबकि वास्तव में कोई स्पष्ट या गर्भित अनुबंध नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं परिभाषा और परिचय के अध्ययन के बाद कि अर्ध अनुबंध वास्तविक अनुबंध नहीं है, बल्कि कानून द्वारा थोपा गया अनुबंध है। अर्ध अनुबंध एक ऐसा दायित्व है जो वचनों के आदान प्रदान या ठहराव से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि इस दायित्व को कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर समता के सिद्धांत के आधार पर थोप दिया जाता है। यह दायित्व प्राय पक्षकार की इच्छा न होते हुए भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि समता का सिद्धांत किसी भी व्यक्ति को दूसरे की लागत पर धनी बनने नहीं देता है। साधारण शब्दों में कहें तो समता का सिद्धांत एक विशिष्ट प्रकार का सिद्धांत है, जो कि कानून द्वारा थोपा गया एक अनुबंध है, और इसका परिणाम उसी तरह होता है जैसे मौखिक या लिखित आधार पर किए गया अनुबंध हो। और इसकी अर्ध अनुबंध के लक्षण या विशेषताएं देखते हैं। अर्ध अनुबंध कोई वास्तविक अनुबंध नहीं है, बल्कि एक कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर थोपा गया दायित्व है। दूसरी विशेषता है कि इसका सृजन प्रस्ताव एवं स्वीकृति या ठहराव से नहीं होता है, बल्कि इसका सृजन कानून द्वारा किया जाता है। तीसरी विशेषता है कि ये पक्षकारों के स्पष्ट या गर्भित इरादों एवं इच्छाओं से उत्पन्न नहीं होता है। यह तो प्राय पक्षकारों की इच्छाओं एवं भावनाओं के विरुद्ध उत्पन्न हो जाता है। अगली विशेषता है कि ये किसी व्यक्ति के कर्तव्य के कारण उत्पन्न होता है, ना कि किसी के वचन देने के कारण। और पांचवी विशेषता है यह समता के सिद्धांत के लागू होने से उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत यह कहता है कि किसी व्यक्ति को दूसरे की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने नहीं दिया जाना चाहिए।
अर्ध अनुबंध सामान्यतः किसी पक्षकार को एक धनराशि प्राप्त करने का अधिकार देता है, न कि निस्तीर्ण क्षति की राशि। अर्ध अनुबंध व्यक्ति लक्षी अधिकार प्रदान करता है, लोक लक्षी अधिकार नहीं देता है। इस तरह से इसकी ये विशेषता है। अब हम ये देखते हैं कि अर्ध अनुबंधों के प्रकार या अर्ध अनुबंध उत्पन्न होने की कौन कौन सी दशाएं होती हैं। अनुबंध अधिनियम में अर्ध अनुबंधों के 5 प्रकार बताए गए हैं। दूसरे शब्दों में अर्ध अनुबंध निम्नांकित 5 प्रकार की परिस्थितियों में जन्म लेते हैं। वो परिस्थितियां कौन सी है? पहली है अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों की आवश्यकता की पूर्ति। जब अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकारों को उनके जीवन अथवा उनके आश्रित के जीवन की आवश्यकताओं पूर्ति की जाती है, तो ऐसी वस्तुओं की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे अयोग्य व्यक्ति की संपत्ति में से यदि कोई संपत्ति हो तो वह धनराशि प्राप्त करने का अधिकारी है। धारा 68 कहती है। इस धारा के विश्लेषण से क्या निष्कर्ष है? वस्तुएं किसी अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित व्यक्ति को अथवा उसके आश्रितों को दी जानी चाहिए। दूसरी, ऐसी वस्तुएं जीवन की आवश्यकता की होनी चाहिए। तीसरी, वस्तुएं उस व्यक्ति के जीवन स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसी वस्तुएं प्रदान करने वाला व्यक्ति इन वस्तुओं का मूल्य प्राप्त कर सकता है। और 5वीं दशा है ऐसी वस्तुओं का मूल्य केवल उस पक्षकार की संपत्ति में से ही प्राप्त किया जा सकता है, उसका व्यक्तिगत दायित्व नहीं होता है। इस तरह से ये पहली दशा है, किस तरह से जब अनुबंध करने के पक्षकारों की आवश्यकता की पूर्ति की गई हो। दूसरी दशा है अन्य पक्षकार की ओर से देय धन का भुगतान। जब कोई व्यक्ति अपने हितों की रक्षा करने के लिए अन्य किसी पक्षकार द्वारा वैधानिक रूप से देय धन का भुगतान करता है, तो भुगतान करने वाला पक्षकार उस व्यक्ति से वह भुगतान की गई राशि प्राप्त कर सकता है जिस पर वह भुगतान करने का दायित्व था। धारा 69 के अनुसार है। इस धारा के विश्लेषण से निम्नलिखित तथ्य सामने आते हैं। धारा 69 में क्या बताया गया है? किसी व्यक्ति पर कोई धन देय हो, पहली बात यह है। दूसरी है वह व्यक्ति इस देय धन को वैधानिक रूप से चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। तीसरी बात है एक व्यक्ति ऐसा भुगतान करता हो। चौथी बात है भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को होना आवश्यक है। और 5वीं है भुगतान करने वाले व्यक्ति का भुगतान करने से हित की रक्षा होनी चाहिए। और 6वीं बात है उपर्युक्त बातों के पूरा होने पर भुगतान करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से भुगतान किया गया धन प्राप्त कर सकता है। इस तरह से ये इसकी दूसरी दशाएं हैं। और तीसरी दशा है निःशुल्क न होने वाले कार्यों से लाभ पाने वाले का दायित्व। इसके अंतर्गत क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई वैधानिक कार्य करता है अथवा उसको वस्तु प्रदान करता है जो निःशुल्क भावना से नहीं करता है और वह दूसरा व्यक्ति उस कार्य अथवा वस्तु से निःशुल्क लाभ उठा लेता है, तो ऐसा दूसरा व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति की क्षतिपूर्ति करने अथवा उस वस्तु को लौटाने के लिए बाध्य होता है। ये धारा 70 में स्पष्ट रूप से है। इस धारा 70 का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस धारा को लागू करने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक होता है, जिनमें पहला है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कोई वैध कार्य करता है अथवा वस्तु देता है। दूसरा है ऐसे कार्य करने अथवा वस्तु प्रदान करने के पीछे
शुल्क प्राप्त करने की भावना होती है। तीसरी बात है इसमें तत्व, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए वह कार्य स्वेच्छा से करता है। चौथा तत्व है दूसरा पक्षकार ऐसे कार्य अथवा वस्तु से लाभ उठा लेता है। और पांचवा है यदि ये बातें पूरी होती हैं तो पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कार्य की क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है अथवा वस्तु को पुनः प्राप्त कर सकता है। इस धारा के विश्लेषण ये स्पष्ट होता है कि यदि कोई पक्षकार निःशुल्क भावना से ही किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है तो ये धारा लागू नहीं होती है। दूसरे शब्दों में ये धारा तभी लागू होती है जबकि कार्य करने वाला शुल्क प्राप्ति की आशा से ही कार्य करता है अथवा वस्तु प्रदान करता है तो ही यह धारा लागू होती है। और चौथी दशा है इसकी या चौथा प्रकार है खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले का दायित्व। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की खोई हुई वस्तु प्राप्त करता है और अपने अधिकार में ले लेता है तो उसका उत्तरदायित्व निक्षेप ग्रहीता के समान होता है। धारा के उत्तर में यह लिखा हुआ है। दूसरे शब्दों में यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति खोई हुई वस्तु प्राप्त करता है तो ऐसे माल के प्राप्तकर्ता के निक्षेप ग्रहीता के समान ही धारा 167 तथा 169 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं। दो क्या है कर्तव्य अधिकार? पहला है माल की उचित प्रकार से देखभाल करना, अर्थात जिसको वो खोई हुई वस्तु मिली है उसका ये दायित्व है निक्षेप ग्रहीता की तरह कि वह माल की उचित प्रकार से देखभाल करेगा। दूसरी, वस्तु को वास्तविक स्वामी को लौटाएगा। तीसरी, उस वस्तु का उचित प्रयोग करना। चौथा तत्व है उस वस्तु को अपनी वस्तु में नहीं मिलाना। पांचवा, उस वस्तु पर अधिकार स्थापित नहीं करना। और इसमें छठवीं बात है वस्तु की वृद्धि या लाभ को लौटाना। इसके अंतर्गत जो व्यक्ति खोई हुई वस्तु को प्राप्त करता है उसे माल के स्वामी को ढूंढने का उचित प्रयत्न करना चाहिए। यदि वस्तु नाशवान प्रकृति की है तथा वह वस्तु बहुत अधिक खराब हो चुकी है अथवा उस वस्तु के मूल्य के लगभग 2/3 भाग को मालिक के ढूंढने में खर्च कर चुका है तो ऐसे माल के प्राप्तकर्ता को उस वस्तु को बेचने का अधिकार होता है। इस तरह से ये अर्ध अनुबंध का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। खोई हुई वस्तु को प्राप्त करने वाले का दायित्व कानून द्वारा उत्पन्न हो जाता है अर्थात थोप दिया जाता है। और पांचवी दशा है इसकी गलती या उत्पीड़न के अधीन धन या वस्तु देना। जब किसी व्यक्ति को गलती अथवा उत्पीड़न के अधीन कोई धन दिया गया है अथवा कोई वस्तु प्रदान की गई है तो ऐसी वस्तु देने वाले व्यक्ति उन वस्तुओं को वापस प्राप्त कर सकेगा। दूसरे शब्दों में गलती अथवा उत्पीड़न के अधीन वस्तु प्राप्त करने वाले को ही वस्तु वापस लौटानी पड़ती है। धारा 70 में लिखा हुआ है। जैसे उदाहरण के तौर पर बताएं मैं आपको, अंता तथा बंता संयुक्त रूप से संता के 5,000 रुपये के ऋणी हैं। अंता ने संता को 5,000 रुपये दिए जिसकी जानकारी बंता को नहीं है। कुछ दिनों बाद बंता ने भी संता को 5,000 रुपये चुका दिए। यहाँ संता को 5,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। यहाँ स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक होगा कि यहाँ धारा 72 में उत्पीड़न तथा गलती शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थ में हुआ है, ना कि उस अर्थ में जो धारा 15 में दिया गया है। सेल टैक्स ऑफिसर बनाम कन्हैया लाल के मामले में भारतीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि धारा 72 में प्रयुक्त गलती शब्द में तथ्य संबंधी तथा राजनियम संबंधी दोनों ही प्रकार की गलतियां सम्मिलित हैं। अतः धन देते समय
कानून या राजनियम की गलती हुई हो तो भी धन वापस लौटाया जाता है। इस मामले में तथ्यों के अनुसार एक व्यक्ति ने बिक्री कर की कुछ राशि सरकारी खजाने में जमा करवाई थी, किंतु वह राशि आवश्यकता से अधिक जमा की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यह अवैध है, अतः कन्हैया लाल अधिक जमा करवाई गई राशि को प्राप्त करने का अधिकारी, अर्थात उसने गलती से वो उस टैक्स को, सेल टैक्स को सरकारी खजाने में अधिक जमा करा दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये तो अवैध काम है, तो अधिक जो उसने सरकारी खाते में जो राशि जमा कराई गई थी गलती के कारण, उसको सरकार को लौटाने का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से ये 5 दशाएं ऐसी हैं या 5 प्रकार हैं अर्ध अनुबंध के, जिनमें कि एक अर्ध अनुबंध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात अर्ध अनुबंध का निर्माण अपने आप इन दशाओं के कारण हो जाता है, जिसकी पालना उसी तरह से की जाती है जैसे सामान्य अनुबंधों की पालना की जाती है। अब इसमें हम आपको थोड़ा सा इसका अंत में ये बता दें कि अर्ध अनुबंध एवं साधारण अनुबंध में क्या प्रमुख अंतर है। पहला अंतर है, अर्ध अनुबंध का निर्माण पक्षकारों की इच्छा से नहीं होता है, बल्कि किसी पक्षकार की इच्छा के विरुद्ध होता है, और साधारण अनुबंध पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न होता है। दूसरे से अनुबंध के आवश्यक तत्वों का, अर्ध अनुबंध में एक साधारण अनुबंध के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान नहीं होते हैं, इसमें एक या अधिक तत्वों का अभाव होता ही है। और साधारण अनुबंध में इसमें वैध अनुबंध के सभी तत्व अनिवार्य रूप से एक साथ विद्यमान होने आवश्यक है। दायित्व का क्या अंतर है। अर्ध अनुबंध में किसी एक पक्षकार पर कानून द्वारा दायित्व थोपा जाता है, और साधारण अनुबंध में इसमें पक्षकार अपने दायित्व स्वयं उत्पन्न करते हैं। आधार क्या है इसका, अर्ध अनुबंध और साधारण अनुबंध का आधार का अंतर। अर्ध अनुबंध समता के सिद्धांत पर आधारित दायित्व है, और साधारण अनुबंध कानून के सामान्य सिद्धांतों पर आधारित है। फिर उद्देश्य का अंतर भी समझ लीजिए। अर्ध अनुबंध का उद्देश्य न्याय एवं समता स्थापित करना है, जबकि साधारण अनुबंध का उद्देश्य पारस्परिक अधिकार दायित्व उत्पन्न करना है। इस तरह से आज ये हमने अर्ध अनुबंध का जो टॉपिक है उसका ही कंटेंट से अध्ययन किया है। ये टॉपिक भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत ही एक टॉपिक है, जिसका हमने आपको अध्ययन ई कंटेंट के माध्यम से करा है। धन्यवाद।